डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट आ चुका है, सेकंड टर्म सर पर है। एक मंथ करीब करीब आपके पास है। 1 मंथ का जो रिज़ल्ट है वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुतों का कम है, यानी एक मौका है उस रिज़ल्ट को सही करने का। तो मेरे दिमाग में एक अचानक विचार आएगा, क्यों ना मैं आप लोग के साथ अगले 20-25 दिनों तक रहूं। पहला ही वीडियो है मेरा ये, और जो मैं आपको दे सकता हूं आपके सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए, वो मुझे देना चाहिए। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उससे कितना गेन करते हो, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि पूरा बोर्ड पेपर हमारी इन 25 क्लासेस से आए। छोटी छोटी क्लासेस होंगी, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होंगी। आप लोग की स्थिति अगर मैं समझूँ, काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप लोगों ने ऑफलाइन फिर ऑनलाइन फिर ऑफलाइन फिर ऑनलाइन और 1.5-2 साल से करीब स्थितियाँ दिक्कत वाली थी। और आप लोग की स्थिति को देख के मुझे एक छोटी सी कहानी सी याद आ गई, जो कभी मैं सोचता हूँ तो मेरे ऊपर भी फिट बैठती है, सभी पे फिट बैठती है, आप पे भी फिट बैठती है। एक मेढक होता है, इधर उधर जंप किया करता है। थोड़ा सर्दी का समय चल रहा होता है, अचानक वो जंप करता है और पानी में पहुंच जाता है। पानी भी ठंडा होता है, उसको परेशानी सी लगती है। तभी उस पानी का जो एक हम लोग बर्तन कह सकते हैं, आधा भरा होता है आधा खाली होता है, और उसको उठाकर कोई भट्टी या चूल्हे या गैस के ऊपर रख देता है। हल्का सा टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सर्दी कुछ कम लगेगी। अब वो रिलैक्स मोड में आता है। बिल्कुल लॉकडाउन की स्टार्ट, परेशान से थे काम धंधे से, अचानक लॉकडाउन हुआ। चलो पढ़ाई से तो मुक्ति मिली कुछ समय के लिए। मोबाइल भी हाथ में आ चुका था, टेम्परेचर बढ़ रहा है 10 डिग्री 15 डिग्री। मेढक ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया, एडजस्ट किया, इंजॉय उसका चल रहा है, रिलैक्स मोड में अभी भी है। जैसा कि आप लोग लॉकडाउन में रिलैक्स मोड पे ही रहे। आने वाले खतरे से वो बिल्कुल अनजान था। 35 डिग्री हुआ टेम्परेचर बढ़ करके, उसने मेढक ने तुरंत अपनी स्किन का टेम्परेचर चेंज किया, फिर अपने कंफर्ट जोन पे रहा। आप लोग भी तो रहे थे। 40 डिग्री टेम्परेचर एडजस्टमेंट, 50 डिग्री टेम्परेचर एडजस्टमेंट, 60 डिग्री एडजस्टमेंट, लेकिन वो लास्ट लिमिट सी आ रही थी, उलझन होने लगी थी उसको। अब पानी तो गैस पे था, गर्म होने ही था। 70 डिग्री, और जैसे 70 डिग्री होने लगा, 75 डिग्री, तब उसके लिए असहनीय होने लगा। ये वो स्थिति थी जो लॉकडाउन के बाद आपके ना पढ़ने से आ रही थी। समय कम बचता जा रहा था, आप फंसते जा रहे थे। अब मेढक सोचता चलो कुछ निकलते हैं, लंबी जंप मारते हैं। लंबी जंप मारते हैं, कहाँ स्टेमिना बचा था उसके पास। वॉल गर्म हो चुकी थी। कोशिश करता है जंप मारने के लिए, इतनी बड़ी जंप नहीं होती है कि वो फांद के निकल पाए, और फाइनली उसको उसी के साथ उबलना पड़ता है। तो मेरे बच्चों, अगर हम लोग सब लोग अपनी लाइफ में देखते हैं, काश उस समय जंप मार रही होती, एडजस्टमेंट ना किए होते, शायद जंप मार ली होती सही वक्त पे। तो मैं कहूँगा अभी भी सही वक्त है, अभी भी मौका है एक जंप लगाने का, जो आपको उस उबलते पानी से निकाल करके एक नई स्थिति में नए तरीके से आगे बढ़ने के लिए बताएगी। तो फिर आज पहले सोचिए, एक जंप मारना है, सोच बदलनी है, और 20-25 दिन एक ऐसी जर्नी में आना है जिसमें सिर्फ सक्सेस है, सक्सेस है, सक्सेस है। और आपकी लाइफ के लिए आगे का जो गेटवे है वो 12th के रिज़ल्ट से ही निकलता है। फर्स्ट वीडियो है मेरा, ये आप लोग के मोटिवेशन के लिए है। इसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं 20-25 वीडियो में पूरा 12th का टर्म 2 का फिजिक्स का सिलेबस कवर करूँगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूँगा, दे दूँगा जो लगने वाले हैं, और वो आएंगे ज़रूर, और मौका देखकर उनका सलूशन भी डाल दूँगा।
तो अगर आपको लगे आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप फेथ कीजिएगा, और सिर्फ ये आपके देखने के पर्पज़ से हैं, क्योंकि मुझे अगर ये एडवर्टीज़मेंट चाहिए होता, या मुझे सक्सेस चाहिए होती, या मुझे यूट्यूबर बनना होता एक लार्ज स्केल में, तो शायद ये अभी ना किया होता, 2 साल पहले कर दिया होता जिस समय मौका था। तो ये सिर्फ आपके लिए एक सोच बनाई हुई है। क्लास के लिए आते हैं। हमारी पहली क्लास जो होगी वो रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट होगी। रे ऑप्टिक्स मतलब लाइट। बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लाइट के लिए, कभी उसको बोला गया पार्टिकल, कभी बोला गया वेव, कभी बोला गया एनर्जी। आखिर में डी ब्रॉगली को डुअल नेचर लेके आना पड़ा और लाइट निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डुअल नेचर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वेव नेचर के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम रे की बात करेंगे। बिकॉज ऑफ लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी भी है, इसके अंदर वेवलेंथ भी है, इसके अंदर वेलोसिटी भी है। और इसकी वेलोसिटी जैसा कि आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद एक मीडियम से टकरा कर लौटना भी है, एक मीडियम के अंदर इंटर कर पाए अगर तो करना भी है, अगर ट्रांसपेरेंट है तो। लौटना रिफ्लेक्शन था, फिलहाल बोर्ड सिलेबस में नहीं है, फिर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में साइन आई इक्वल टू माफ़ कीजिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रेज को उसी मीडियम में आना है, तो उसकी ना फ्रीक्वेंसी में चेंज होना है, ना ही वेवलेंथ में चेंज होना है, और ना ही स्पीड में चेंज होना है। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का मतलब है वो अपने पाथ से शिफ्ट होगी, डेविएट होगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी बदल रही है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बोर्ड पे आते हैं। अगर लाइट ये वेव है तो इट फॉलोज c इक्वल टू न्यू लैम्डा, where c is the speed of light in vacuum, nu frequency, and lambda is wavelength. In reflection, incident ray and reflected ray both are in same medium, so no change in speed, no change in speed, no change in frequency, no change in wavelength. But in refraction, as light enters in second medium, its speed changes. अगर वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी, डिक्रीज होगी। अब ये डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है क्योंकि ये सोर्स की है, तो लैम्डा को भी डिक्रीज होना पड़ेगा। मींस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, वेलोसिटी चेंजेस, reduced, wavelength changes, reduced, no change in frequency। याद रखिएगा, बोर्ड क्वेश्चन बनता है यहां से। मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी। मीन्स दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज अ इंसिडेंट रे, नॉर्मल विदाउट डेविएशन दिस पाथ ड्यू टू सेकेंड मीडियम से ग्लास, it deviate towards normal. This is the angle of incidence I, angle of refraction R, and
रिफ्लेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए वी हैव स्नेल्स लॉ विच इज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड refractive index denoted by mu or n. अब अगर डेंसर मीडियम में है तो मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, r की वैल्यू i से कम हो जाएगी। r की वैल्यू i से कम होने का मतलब है ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हो रही है। साइन आई साइन आर से बड़ा है, साइन आई साइन आर से बड़ा होने का मतलब है न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, यानी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1 होगा। एक केस ऐसा मिलेगा जब स्नेल्स लॉ फेल होगा, और वो क्या होगा, अगर रे सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, देयर इज नो डेविएशन, अलोंग नॉर्मल है, अलोंग नॉर्मल नो डेविएशन, तो क्वेश्चन मार्क इज देयर, क्या रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ? नहीं, रिफ्रैक्शन तो हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम हुई है, वेलोसिटी कम हुई है, रिफ्रैक्शन तो हुआ है, डेविएशन नहीं हुआ है। यानी रिफ्रैक्शन का मतलब पास से डेविएट होना तो होता है, लेकिन इस जगह पास से डेविएट होना नहीं है। यानी रिफ्रैक्शन का मतलब वेवलेंथ का चेंज होना या लाइट की स्पीड का चेंज होना। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरह से कंसीडर करते हैं। पहला एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और दूसरा रिलेटिव, यानी एब्सोल्यूट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ऑलवेज मोर देन 1। वाई? अरे भाई, वैक्यूम से तो सभी डेंसर है ना, इसलिए 1 से ज्यादा है। ओके, यहां पे वैक्यूम, यहां पे मीडियम। म्यू इक्वल टू सी बाई वी, इसके लिए फार्मूला आएगा, where c is the speed of light in vacuum, v is the speed of light in second medium. As we know c is more than v, तो म्यू 1 से ज्यादा होगा, and म्यू इक्वल टू c by न्यू लैम्डा because of v इक्वल टू न्यू लैम्डा, और म्यू प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन लैम्डा, यानी जिसका लैम्डा कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। यानी अगर लाइट की बात करते हैं तो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। तो रेड का जो लैम्डा है वो सबसे ज्यादा होता है, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। वॉयलेट का लैम्डा सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। अब रिलेटिव की बात की जाए, अब हो सकता है कि आपने ग्लास स्लैब को वाटर के बकेट में डाल दिया, हो सकता है। यहां तो 2 मीडियम हो गए, एक वाटर हो गया, ग्लास हो गया। या हो सकता है कि एक ग्लास के अंदर कोई चेंबर बना करके उसमें पानी भर दिया गया, वाटर फिल कर दिया गया, हो सकता है। इन दोनों केसेस में क्या होगा, 2 अलग मीडियम इन्वॉल्व हो गए। जैसे यहां के लिए क्या हो जाएगा, W म्यू G और म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर
और यहाँ पे ग्लास डेंसर होता है तो ये 1 से ज्यादा होगा। यहां पर अगर रे जा रही है तो यह वे जाएगी, वाई, ये ग्लास है, ये वाटर है, जी म्यू वाटर, ये म्यू वाटर अपॉन म्यू जी हो जाएगा। मीन्स 1 μ2 is equal to μ2 upon μ1. This is the relative refractive index of second medium with respect to first medium. और इसको अगर हम एक स्टेप में वेलोसिटी की बात करें तो पहले मीडियम में अगर वेलोसिटी v1 है, दूसरे में v2 है, तो दिस इज द v1 अपॉन v2 और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बिकॉज ऑफ v इक्वल टू न्यू लैम्डा और न्यू दोनों के लिए सेम है तो न्यू कैंसिल हो गई है। तो दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां एक केस और बनता है, इफ μ1 इज इक्वल टू μ2, नो डेविएशन, एक मीडियम से जाने में कोई भी डेविएशन नहीं होगा और दूसरा मीडियम पहले में या पहला मीडियम दूसरे में इनविजिबल हो जाएगा। यानी आपके सामने क्वेश्चन आता है कि एक प्रिज्म को पानी में डाला और वो गायब हो गया, दिखना बंद हो गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब? जब उस मटेरियल जिसका प्रिज्म बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के इक्वल है। या किसी लेंस को किसी लिक्विड में डाला गया, लेंस गायब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल था। तो मेरा पहला वीडियो ये खत्म हो रहा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, रियल डेप्थ की, एपरेंट डेप्थ की, लैटरल शिफ्ट की। इन पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, वो आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू।